एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, बोले सर आप इतना इजी लेवल का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, व्यापम तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यार व्यापम का ना कोई भरोसा नहीं है, वो कब उसका दिमाग खिसक जाए, कब वो हायर लेवल का क्वेश्चन पूछने लग जाए या कब इजी क्वेश्चन पूछने लग जाए, कोई ठिकाना नहीं है। अभी 25 अगस्त को ही एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें बायो के थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। वैसे ही अगर सेट की बात की जाए तो वहां पर थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने मिले थे। तो कोई भरोसा किया नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो कई लोगों को सेट का क्वेश्चन भी काफी टफ लग रहा था, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आया था, लेकिन सेट में कहा जाए तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। कुछ कुछ तो मतलब ऐसा था कि 11वीं 12वीं का बच्चा भी बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, है ना। तो इसीलिए आपकी तैयारी पर डिपेंड करते हैं कि कितनी तैयारी है, उस हिसाब से आपको पेपर इजी और टफ लगने लगता है। लेकिन बिल्कुल व्यापम का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कब क्या पूछ दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप अपनी तैयारी हर लेवल पर रखेंगे, आप बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर करेंगे और आप हायर लेवल की तैयारी भी बहुत अच्छे से रखेंगे, तब जाकर आपका एग्जाम क्वालिफाई बिल्कुल होगा, है ना। अब हम हर लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस, अभी 3-4 दिन बचे हैं उसमें करते हैं, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस असर्शन रीजन वगैरह भी करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हर तरीके से अच्छे से हो पाए। चलो, तो मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलो भाई, अभी भी आपने प्रयोगशाला तकनीशियन का मेगा टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो अभी जाके ले लें, है ना, 2-4 दिन बचे हैं। 10 मेगा टेस्ट है 49 रुपए में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर नंबर में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लें आप, क्योंकि वहां पर ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ वहीं पर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना यार। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब उभयचर की बात की जा रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्लास्टोपोर अल्टीमेटली फॉर्म्स द। तो उभयचर के भ्रूण विकास में ब्लास्टोपोर अंततः किसका निर्माण करता है ना, किसकी बात की जा रही, उभयचर, ऐसे जानवर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, ठीक है, पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, उनमें ये जो ब्लास्टोपोर है अंततः किस चीज का निर्माण करता है। तो क्या माउथ है इसका आंसर, नहीं होगा। एनस है, बिल्कुल एनस इसका आंसर है, गुदा, है ना। और ये आर्केंटेरॉन नहीं होगा इसका आंसर, और सिलोम भी नहीं है। तो याद रखना, ब्लास्टोपोर अंततः अल्टीमेटली किस चीज का निर्माण करता है, एनस का निर्माण करता है। किसमें, फ्रॉग्स की बात हो रही है, एम्फीबियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान एंजाइम एटीपी सिंथेज किस स्थान पर होता है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है क्या, बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनर, है ना, अंदर की तरफ, और एक बाहर, है ना, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वहां उन दोनों मेम्ब्रेन में से किस मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है हमारा एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। साइटोप्लाज्म में तो बिल्कुल नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है क्या, हमारा एंजाइम एटीपी सिंथेज, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपेरॉन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज इनकरेक्ट। प्रोकैरियोट में ओपेरॉन रेगुलेशन बैक्टीरिया में ही होता है, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, है ना। तो इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन इज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन आर कंट्रोल्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ को रिप्रेसर, या बोला जा रहा है दमनशील ओपेरॉन, रिप्रेसर ओपेरॉन को रिप्रेसर की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन सही है क्या, द ट्रिप ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय एटेन्यूएशन, ठीक है, ट्रिप ओपेरॉन एटेन्यूएशन द्वारा नियंत्रित होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, CAMP लेवल इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो भाई ये कहीं से भी ना, हम लोग लैक ओपेरॉन में ये CAMP लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है। लैक ओपेरॉन में तो बेसिकली प्रमोटर होता है इंडिया, है ना, और ऑपरेटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है। कौन कौन से जीन होते हैं? Z, Y, A, और ये जीन अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ऐसे अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और यही प्रोटीन्स फिर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर CAMP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता लैक ओपेरॉन में या बेसिकली ओपेरॉन में, तो इसलिए डी इसका आंसर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। Which of the following does not contribute to genetic recombination in bacteria? बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड कौन सा इनमें से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्संयोजन में योगदान नहीं करता? ठीक है ना, तो जेनेटिक्स की बात की जा रही है, इनमें से कौन सा जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है? तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल होता है ना। हम लोग जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है। जब वेक्टर को होस्ट में पहुंचाने का जो प्रोसेस है ना, ट्रांसफर कराने का जो प्रोसेस है वेक्टर को, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ट्रांसडक्शन भी होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है, लेकिन ये बाइनरी फ्यूजन ये नहीं होता इसका आंसर, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन मतलब कि क्या? ये है मेथड ऑफ, ये ना डिवीजन का मेथड है, मेथड ऑफ डिवीजन, है ना। ये विभाजन का एक तरीका है बाइनरी फ्यूजन, जिसमें कोई भी सेल ऐसे बीच से क्या हो जाते हैं? दो भाग में बढ़ जाते हैं। तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये क्या है? मेथड ऑफ डिवीजन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। Which of the following mechanism is responsible for the large scale movement of ion across the membrane of guard cells? ठीक है, तो गार्ड कोशिकाओं की झिल्ली के पार आयनों की बड़े पैमाने पर गति के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार होता है? तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आयंस बहुत बड़े पैमाने में, बहुत सारे आयंस का एक्सचेंज होना है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा तब, मतलब एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए, तभी तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा क्या? मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस, तो ये डिफ्यूजन होता है और यहां पर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी ऐसा ही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब किसी पोर के द्वारा डिफ्यूजन कराया जा रहा है, तो लेकिन यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें लगता है क्या? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन का ही एक टाइप है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, बट बीच में क्या होना चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, तब ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही वो तरीका है जिसमें कि बहुत लार्ज स्केल में आयंस का मूवमेंट कराया जाता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिक फीचर ऑफ द C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज दैट द, है ना, तो C4 प्रकाश संश्लेषण मार्ग की विशिष्ट विशेषता क्या है? C4 प्लांट की बात की जा रही है। तो केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स, ये तो बिल्कुल ये होता है, लेकिन इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 अकर्स इन मीजोफिल सेल्स, ये भी होता है। तो आंसर ये भी हो सकता है। यहां पर तीसरे में दिया गया है बोथ मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, ये तो बिल्कुल सही है। तो मतलब तीनों सेंटेंस सही है, बट हमको एक्यूरेट देखना है। बोथ करते ही हम ए बी को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। CO2 इज डायरेक्टली फिक्स्ड इनटू द केल्विन साइकिल, ये आंसर नहीं होगा। तो दोनों, जो बंडल शीथ है और मीजोफिल है, दोनों हेल्प करते हैं केल्विन साइकिल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इन केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मोस्ट डिलेटेरियस इफेक्ट, है ना। पॉइंट म्यूटेशन के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे हानिकारक होता है? तो यहां पर साइलेंट म्यूटेशन में नहीं होता है, ज्यादा लॉस नहीं होता, ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। नॉनसेंस म्यूटेशन, बिल्कुल नॉनसेंस म्यूटेशन में ना ज्यादा लॉस होता है, ज्यादा हानिकारक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। मिसेंस म्यूटेशन नहीं होगा,
और न्यूट्रल म्यूटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है, ये एक पॉइंट म्यूटेशन है और इसमें ये मोस्ट डिलेटेरियस इफेक्ट शो करता है, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन बाइंड टू विच प्रोटीन टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना रहता है, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन किस प्रोटीन से जुड़ते हैं ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना रहता है उस समय कैल्शियम आयन जो है ना, कैल्शियम आयन वो एक प्रोटीन से जुड़ता है ताकि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो वो प्रोटीन कौन सा है जिससे कैल्शियम आयन जुड़ता है? तो वो प्रोटीन क्या ट्रोपोमायोसिन है? नहीं होगा, ट्रोपोनिन इसका आंसर है। ट्रोपोनिन से ही जुड़ता है कौन? कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन जो है वो किसके साथ जुड़ता है? ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है और क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या कराता है? इनिशिएट करवाता है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन भी नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, which of the following concepts explain that a gene can produce multiple polypeptide by alteration splicing, ठीक है, सॉरी, by alternative splicing। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक जीन वैकल्पिक स्प्लाइसिंग द्वारा एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन कर सकते हैं। तो एक ही स्प्लाइसिंग के द्वारा बहुत सारे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया जा सकता है। इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है? तो एपिजेनेटिक्स नहीं होगा, जीन डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, आरएनए एडिटिंग भी नहीं होगा, लेकिन आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है? बेसिकली एमआरएनए जो होता है वो पहले एमआरएनए नहीं होता है ना, पहले वो एचएनआरएनए बनता है। जब डीएनए से, है ना, क्या बनना होता है? डीएनए से, रुको, ये रहा हमारा क्या? डीएनए, ठीक है, डीएनए। इस डीएनए से पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, ठीक है। ये एचएनआरएनए अभी इमेच्योर आरएनए है, इसमें जरूरत की चीजें भी है और जो चीजें जरूरत की नहीं है वो भी है, जैसे कि एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, दोनों चीज है। तो इसी एक्सॉन और इंट्रॉन में से जो इंट्रॉन वाला पार्ट होता है, जिसका जो प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता, उसको निकाल दिया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या? स्प्लाइसिंग। ये जो इंट्रॉन है उस पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है। तो आगे कौन सा पार्ट बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन वाला पार्ट बच जाता है, ठीक है ना। यहां पर कैसे प्रेजेंट रहेंगे एक्सॉन? ये देखो, ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ऐसे। और बीच बीच में ये जो अलग कलर का है ना, ये ब्लू कलर का, ये इंट्रॉन वाला पार्ट है। तो इंट्रॉन को ऐसे कट करके निकाल दिया जाता है, बट जो एक्सॉन वाला पोर्शन रहता है उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है क्या? स्प्लाइसिंग। अब ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बन गया और ये क्या रहेगा? मैच्योर रहता है ना। ये एमआरएनए अब क्या कहलाएगा? मैच्योर आरएनए कहलाएगा। एम का मतलब वैसे यहां पर मैसेंजर आरएनए होता है, पर स्प्लाइसिंग के बाद ही कोई आरएनए मैच्योर आरएनए बनता है, क्योंकि उसमें जो चीजें थी जिनकी जरूरत नहीं थी प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उनको कट करके निकाल दिया जाता है। तो इसी स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के दौरान ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इन ह्यूमन जेनेटिक्स द अकरेंस ऑफ अ ट्रेट दैट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन ऑफ अ फैमिली सजेस्ट। तो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? मानव आनुवंशिकी में एक विशेषता का प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट होना क्या दर्शाता है? मतलब ऐसा कोई ट्रेट है, ऐसा कोई कैरेक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर जनरेशन में वो कैरेक्टर शो हो रहा है। मतलब एक जनरेशन और अगले जनरेशन में कोई सपोज मेल आ गया, तो ये सेकंड जनरेशन मेल, अब उसके बाद फिर थर्ड जनरेशन फीमेल, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये चलते जा रहा है। और जो कैरेक्टर फर्स्ट वाले के पास था वो सेकंड वाले में भी पहुंचा और थर्ड वाले में भी पहुंचा। तो ये कैसा कैरेक्टर होगा? ये कैरेक्टर होगा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, डोमिनेंट यहां पर प्रेजेंट है ए में और डोमिनेंट है सी में। अब याद रखना, ऐसा कैरेक्टर जो मान लो सेकंड वाला मेल है और थर्ड वाला फीमेल है, तो भाई मेल और फीमेल दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्या? कि ये ऑटोजोमल कैरेक्टर होगा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? ऑटोजोमल। मतलब जो
22 क्रोमोसोम है, उनमें से किसी एक क्रोमोसोम में कैरेक्टर रहेगा और ये डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर जनरेशन में शो होने वाला कैरेक्टर ऑटोसोमल कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर इंसुलिन नहीं होगा। इंसुलिन किसका लेवल मेंटेन करता है? ग्लूकोज। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज, शुगर या मधुमेह बीमारी होता है, ठीक है। तो यहां पर कैल्सिटोनिन इसका आंसर आ जाता है ना, कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को ग्लूकोज में, सॉरी ब्लड में मेंटेन करता है, ठीक है ना, रेगुलेट करता है। बात करेंगे 12th नंबर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब कोडॉन जानते हैं अपन, है ना, जैसे ये AUG ये एक कोडॉन हो गया, फिर कुछ भी लिख सकते हैं CAG एक कोडॉन हो गया, GAG GAA, ये सारे अलग अलग कोडॉन हैं जिसमें ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेस, है ना, 3 पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं आपस में, पॉलीपेप्टाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में साथ में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडॉन बोलते हैं। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। इस कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? तो डीजेनरेट या पतनशील, ये डीजेनरेट होता है बिल्कुल, ओवरलैपिंग नहीं होता है। आंसर आप याद रखना, ओवरलैपिंग कभी भी, मान लो ATGCCGACGTTA ऐसा पूरा जेनेटिक कोड है, इसमें कभी भी ऐसा काउंट नहीं करोगे कि पहले ATG काउंट कर लिए, फिर GCC काउंट करोगे, फिर CGA काउंट करोगे, ऐसा काउंट कभी नहीं होता है। एक के बाद दूसरा ही आएगा, जैसे ATG फिर CCG फिर ACG फिर TTA, ऐसे काउंट होता है। कभी भी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करते कोडॉन, ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्सल होता है अगर ATG या सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं AUG की बात करें, है ना, तो ये क्या होता है? AUG स्टार्ट कोडॉन है ना, AUG क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। अगर AUG ह्यूमन में स्टार्ट कोडॉन है तो इस यूनिवर्स में या इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में AUG ही स्टार्ट कोडॉन रहेगा, तो इसी को ही यूनिवर्सल बोला जा रहा है। नॉन एम्बिग्यूअस भी नहीं होता है, सॉरी नॉन एम्बिग्यूअस भी होता है क्या? कोडॉन, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैपिंग नहीं होते, ठीक है। हमारे जो कोडॉन है वो ओवरलैपिंग नहीं करते, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द वैस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो वैस्कुलर कैम्बियम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है प्राइमरी ग्रोथ के लिए नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में पाए जाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, जो प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ को करवाते हैं। कौन? वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा बिल्कुल नहीं, एपिकल ग्रोथ बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 14th की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट दैट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन। सूखे में भी और गीले में भी, मतलब हॉट कंडीशन में भी और ड्राई कंडीशन में भी ऐसा प्लांट जो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और कौन सा प्लांट? C4 प्लांट। इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल सुगर केन इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है जो गर्म और शुष्क परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? गर्मी में भी और शुष्क ठंड अवस्था में भी, ड्राई कंडीशन और कौन से कंडीशन में? वेट कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं C4 प्लांट। तो इसका आंसर है सुगर केन या गन्ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोसिस्टम। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र कोई भी हो, मतलब कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। तो पिरामिड अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बायोमास की, है ना, तो बायोमास का पिरामिड होता है, फिर नंबर का पिरामिड होता है, फिर ऊर्जा का, एनर्जी का पिरामिड होता है। तो यहां पर जो एनर्जी का पिरामिड होता है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और प्रोडक्टिविटी का भी पिरामिड होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमेशा
चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, हमेशा पिरामिड कैसा बनता है, अपराइट या सीधा ही बनता है। क्यों ऐसा, ये देखो ऐसे बनता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो नीचे में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर फूड चेन की बात करते हैं तो मान लो ए को कौन खाएगा, बी, और बी को कौन खाएगा, सी, और सी पे कौन फीड करता है, डी फीड करता है। तो ये जो फूड चेन है, इसमें सबसे पहले जो प्रोड्यूसर हैं उनमें जितना एनर्जी रहेगा वो बी में उसका 10% ही जाता है। हम लोग 10% का रूल पढ़े हैं, है ना। 10% ही एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल में जाता है। फिर बी से सी में जब अगर बी सी को खाएगा तो बी का सिर्फ 10% ही सी को मिलेगा, फिर सी का ओनली 10% ही डी को मिलता है। ऐसे ऐसे करके एनर्जी का जो लेवल है वो कम होते जाता है। इसीलिए कोई भी फूड चेन का जो ट्रॉफिक लेवल है वो कम होना चाहिए। फूड चेन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप में रहते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, उनको कम एनर्जी मिलती है, इसीलिए, है ना। तो एनर्जी चाहे आप वाटर की बात कर ले, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर ले, चाहे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर ले, किसी भी इकोसिस्टम की बात कर ले, ग्रास लैंड हो या ट्री इकोसिस्टम हो, सभी में एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही होगा, क्योंकि नीचे वाले के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा, फिर उससे कम उससे ऊपर, फिर उससे कम उससे ऊपर, फिर उससे कम उससे ऊपर। तो एनर्जी का जो लेवल है वो हमेशा क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है ना भाई, ये होता है क्या, एनर्जी का पिरामिड। वैसे ही अलग अलग और पिरामिड्स होते हैं जो आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हो तो आप लाइक कर दो यार, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। और इन 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन में भी, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहें, ज्यादा दिन नहीं बचा है आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम को, 29 सितंबर को है ना। तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी आप करते रहें। और चलो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यार वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।